तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं का अध्ययन किया था, जिसमें धातु क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के धातु होते हैं, उन सभी को देखा था। इस वीडियो में हम लोग अधातुओं का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अधातु क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अधातु क्या होता है। ठीक, तो वैसे तत्व जो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु से भिन्न होते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, वैसा तत्व जो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर क्या हो, धातुओं से भिन्न हो, उन्हें अधातु कहा जाता है। अधातु जो होता है ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अधातुओं के गुण की बात किया जाए तो देखिए, इसमें भी आपके भौतिक गुण पाए जाते हैं और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण में जो हम लोग का आता है वो सबसे पहले आता है भौतिक अवस्था। तो वह अधातुएं प्रायः ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इनके द्रव्यनांक निम्न होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर अपवाद की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग का कार्बन जो कि हीरा होता है। ठीक, तो फिर बोरॉन तथा सिलिकॉन के द्रव्यनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अधातुएं होती हैं उनके क्या है, द्रव्यनांक निम्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद अधातुएं जो होती है प्रायः भंगुर होती हैं। ठीक, इसे पीटकर चादर तथा खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अपवाद की बात किया जाए तो इसमें आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, सल्फर प्रत्यास्थ है। ठीक, जो कि इन्हें क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ठीक है, अगला जो है इसमें चमक। देखिए, प्रायः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ठीक, इस पर पॉलिश नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें भी जो अपवाद पाया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट है, आयोडीन है, ये सब चमकने वाला चीज़ है। ठीक, तो ये जो है आपके अधातुओं का अपवाद होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चालकता के बारे में। तो देखिए, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए ये प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन इसमें अगर अपवाद की बात किया जाए तो इसमें ग्रेफाइट है, गैस है, कार्बन है, जो कि विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है परमाण्विकता। देखिए, अधातुएं बहुपरमाण्विक होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो अपवाद होते हैं, अक्रिय गैस एक परमाण्विक होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है घनत्व। अधातुओं के अणुओं में परमाणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए इसके घनत्व निम्न होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का अपवाद के रूप में कार्बन यानी कि हीरा होता है, उसका जो घनत्व होता है क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का अधातुओं के भौतिक गुण। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग का रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, अधातु परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। ठीक है, इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्युत क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, जैसे Cl+E ऋणात्मक, यानी कि क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक जो होता है मिलके क्या बनाता है, क्लोरीन ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्या है, S यानी कि सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हम लोगों का नेगेटिव होता है। ठीक है,
जब ये अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे S2 ऋणात्मक बनाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग का अगला टॉपिक है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अधातु जो होता है ऑक्सीजन से संयोग कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ठीक। इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे सल्फर प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, यानी कि H2O SO2, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों का उदाहरण होगा वहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का C यानी कि कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये जब आपस में अभिक्रिया करेगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। जैसे SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ पे H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अधातुएं जो होती है क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाती है। जैसे 2B प्लस 3Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, 2BCl3, ठीक है। दूसरा है 2AS प्लस 3Cl2, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, 2AsCl3, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं जो होती है तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती है किंतु ये सांद्र अम्ल से प्रतिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड एवं ऑक्सीकारक अम्ल बनाती है, ठीक है। जैसे C प्लस 2H2SO4 अभिक्रिया करके क्या करेगी, CO2 अलग प्लस 2SO2 अलग करेगी प्लस 2H2O को अलग अलग क्या करेगी, बांट देगी, ठीक। यानी कि प्रतिक्रिया करके क्या करेगी, अधात्विक ऑक्साइड एवं ऑक्सीकारक अम्ल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं सिलिकॉन के बारे में, ठीक। देखिए सिलिकॉन जो होता है आपका एक अधातु होता है जिसे हम लोग क्या सेमीकंडक्टर के भी नाम से जानते हैं। सिलिकॉन के अगर संकेत की बात किया जाए तो इसे SI से सूचित किया जाता है, ठीक। इसके परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो उसका परमाणु संख्या जो होता है 14 होता है। इसके परमाणु भार की बात किया जाए तो इसका परमाणु भार जो होगा 28.086 होता है, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1s² 2s² 2p6 3s² 3p² होगा, ठीक है। पूछा जाए कि कौन सा वर्ग में पाया जाता है तो ये 4th A वर्ग में पाया जाता है, ठीक। वहीं आवर्त की पूछा जाए कि कौन सा आवर्त में पाया जाता है तो 3rd आवर्त यानी तीसरे आवर्त में पाया जाता है, ठीक। इसके उपस्थिति की बात करें तो यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली तत्वों में दूसरा स्थान रखता है, ठीक। यह प्रकृति में सिर्फ संयुक्तावस्था में ही पाया जाता है। इसके दो प्रमुख यौगिक हैं, कौन, सबसे पहला अवरक जिसे हम लोग KH2Al SiO4 2 के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरा जो है सिलिका जिसे SiO2 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उपस्थिति जान ली, अब इसकी प्राप्ति कैसे होती है उसको जान लेते हैं। तो देखिए प्राप्ति की बात करें तो व्यापारिक स्तर पर यह साधारणतः सिलिका से प्राप्त किया जाता है। जब सिलिका को कोक के साथ एक विद्युत भट्टी में गर्म किया जाता है
तो सिलिका सिलिकॉन में अविकृत हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सिलिका प्लस कोक यानी कि सिलिका और कोक को क्या करेंगे, गर्म करने पर क्या बनाएगा, सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह जो है प्रयोगशाला में मैग्नीशियम एवं सिलिका के चूर्णित मिश्रण को गर्म करने पर सिलिकॉन प्राप्त होता है। ठीक, जैसे सिलिका चूर्ण और मैग्नीशियम चूर्ण को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या, सिलिकॉन बनेगा। ठीक, अगर इसके भौतिक गुण की बात किया जाए तो भौतिक गुण में जो होता है सबसे पहला होगा, साधारण ताप पर सिलिकॉन ठोस, कठोर एवं भंगुर होता है। ठीक, दूसरा बात किया जाए तो ये अर्धचालक होते हैं। तीसरा जो होता है अपरूपता, इसके दो अपरूप होते हैं, सबसे पहला भूरा बेरवेदार चूर्ण और दूसरा जो है भूसर रवादार चूर्ण। ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो सिलिकॉन परमाणु आपस में सह संयोजक बंधन द्वारा जुड़कर एक नियमित चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। ठीक, रासायनिक गुण की बात किया जाए तो रासायनिक गुण में जो सिलिकॉन होता है कमरे के ताप पर अक्रिय होता है, परंतु उच्च ताप पर यह क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है जलवाष्प से अभिक्रिया। तो लाल तप्त सिलिकॉन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से, इसमें अगला जो टॉपिक है वो है जल वाष्प से अभिक्रिया। तो लाल तप्त सिलिकॉन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, जैसा लाल तप्त सिलिकॉन जो होगा वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, सिलिका प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है हवा या ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो सिलिकॉन को हवा में जलाने से यह ऑक्सीजन से संयोग कर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका बनाता है। ठीक है, अगला जो है वो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए सिलिका क्लोरीन से 450 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर क्या होगा, अभिक्रिया कर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ठीक, पांचवा जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सिलिकॉन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, अगर इसके उपयोग की बात किया जाए तो इसका उपयोग अर्धचालक युक्ति बनाने में होता है। फिर मिश्र धातु के निर्माण में जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ब्रॉन्ज, इसके निर्माण में यूज होता है। फिर यह हीरा की तरह कठोर होता है जिससे कि इसका उपयोग काटने वाला औजार बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में सिलिका जल के रूप में उपयोगी है। अगला जो है धातुओं यानी कि लोहा से संयोग कर यह उसकी अम्लरोधी क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का सिलिकॉन के बारे में जो भी जानकारी था वो हम लोग जान लिए। अब जानते हैं फास्फोरस के बारे में। तो जिस तरह हम लोगों ने सिलिकॉन को देखा उसी तरह अब हम लोग क्या फास्फोरस को देखने वाले हैं। तो फास्फोरस जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, अधातु होता है। इसके संकेत की बात करें तो संकेत इसका जो होता है P होता है। ठीक, अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो परमाणु संख्या 15 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो 31। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3pq होता है। ठीक, अगर इसकी संयोजकता की बात किया जाए तो संयोजकता में इसका 2 संयोजकता होता है, पहला 3 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जाए कि कौन से आवर्त में पाया जाता है तो ये 3rd आवर्त में पाया जाता है। ठीक, वहीं पे अगर देखा जाए कौन से वर्ग में पाया जाता है तो ये VA वर्ग में पाया जाता है यानी कि 5A वर्ग में पाया जाता है। ठीक,
अब इसके प्राप्ति की बात करें, कैसे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए फास्फोरस अतिक्रियाशील तत्व यानी कि अधातु है। यह मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, जानवरों की हड्डी में 58% कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। ठीक, जिससे क्या फास्फोरस प्राप्त होता है। अगला जो है इसके बनाने की विधि की बात करें तो देखिए फास्फोरस जिसे हम लोग क्या Ca3PO4 2 के को क्या करते हैं नाम से जानते हैं, तो इस फास्फोरस को कोक तथा बालू के साथ मिश्रित कर एक विद्युत भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक, इसके फलस्वरूप बालू, सिलिका और फास्फोराइट परस्पर अभिक्रिया कर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P2O5 तथा कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO3 धातुमल बनाता है। ठीक, धातुमल को बाहर निकाल लिया जाता है, तब क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कोक द्वारा अभिकृत होकर फास्फोरस का वाष्प देता है, जिसे संघनित किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग फास्फोरस के अपरूप की बात करें तो देखिए फास्फोरस के कई अपरूप है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला श्वेत या पीला फास्फोरस होता है। ठीक, लाल फास्फोरस होगा, सिंदूरी फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस। ठीक, अगर यही फास्फोरस के गुण की बात किया जाए तो इसमें का जो सबसे पहला गुण होगा क्या कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी कि दहन। यह श्वेत फास्फोरस 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा लाल फास्फोरस 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फास्फोरस है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फास्फोरस ट्राईऑक्साइड क्या करते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हम लोग का हैलोजन यानी क्लोरीन से प्रतिक्रिया। तो देखिए श्वेत फास्फोरस क्लोरीन के साथ साधारणतः ताप पर ही अभिक्रिया करती है, जबकि लाल फास्फोरस गर्म करने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा फास्फोरस टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों का क्या क्षारों से अभिक्रिया। तो श्वेत फास्फोरस गर्म एवं सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार से अभिक्रिया कर फॉस्फिन गैस यानी कि PH3 और सोडियम फास्फेनाइट यानी कि NaH2PO2 बनाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है अम्ल से अभिक्रिया। तो लाल और पीला दोनों तरह के फास्फोरस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 या सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 के नाम से जानते हैं अभिक्रिया कर फास्फोरस अम्ल देता है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल H2O जल जिसे H2O के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक, मुक्त होता है तथा HNO3 के साथ प्रतिक्रिया कर NO2 और जल देता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात किया जाए तो उपयोग जो होता है सब लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई उद्योग में किया जाता है। ठीक, फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में जो कॉपर टिन एवं फास्फोरस का मिश्र धातु का यूज होता है। ठीक, वही हाइपोफॉस्फाइट युक्त यदि यौगिक बलवर्धक औषधियाँ के बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद चूहा मारने के विष, पटाखे, अग्निबम इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगला जो है प्रयोगशाला में हाइड्रो आयोडिक अम्ल यानी कि HI तथा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल
यानी कि HBr बनाने में होता है। ठीक, अगला जो है फॉस्फाइड तथा होम सिग्नल बनाने में काम में आता है। ठीक, उसके बाद महत्वपूर्ण यौगिक फॉस्फीन, फास्फोरिक अम्ल इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फास्फोरस भी देख लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है सल्फर। तो सल्फर क्या है? सल्फर हम लोगों का एक अधातु है। ठीक, इसके संकेत की बात किया जाए तो संकेत में क्या होता है? सल्फर को एस से सूचित किया जाता है। इसके परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितना होगा? 32 इंटू 0.32.064। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p के पावर 4। ठीक, वही अगर वर्ग की बात करें तो ये 4th A वर्ग में पाया जाता है। वही आवर्त की बात करें तो आवर्त ये 3rd आवर्त में पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर के बारे में बेसिक जानकारी जान लिए। अब अगर इसकी उपस्थिति की बात किया जाए तो देखिए ये प्रकृति में सल्फर मुक्तावस्था और संयुक्तावस्था अवस्थाओं में क्या पाया जाता है। ठीक, प्रकृति में मुक्त अवस्था में या सिसली ज्वालामुखी क्षेत्रों जैसे कि टेक्सास एवं लुसियाना जो कि USA में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे इलाकों में क्या पाया जाता है। ठीक, यौगिकावस्था में यह धातु के सल्फाइड एवं सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पे इसके मुख्य अयस्क की बात किया जाए तो देखिए इसका जो मुख्य अयस्क होगा सबसे पहला आयरन पाइराइट होता है। ठीक, जिसे FeS2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद गैलेना को हम लोग PbS के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जिंक ब्लेड को ZnS के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जिप्सम को हम लोग CaSO4 इंटू 2H2O के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद है इप्सम को हम लोग MgSO4 इंटू 7H2O के नाम से जानते हैं। उसके बाद है सिनेबार को हम लोग क्या HgS के नाम से जानते हैं। तो ये रहे कुछ इसके मुख्य अयस्क। इसके गुण की बात किया जाए तो यहाँ पे जो इसका भौतिक गुण जो होगा सबसे पहला जो होगा साधारण गंधक। ठीक, जो कि अष्टफलकीय गंधक का द्रवणांक जो होता है कितना? 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसके बाद गंधक जो होता है हल्के पीले रंग का रवादार भंगुर पदार्थ होता है। ठीक, यह जो है जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। ठीक है, यानी कि जल में यह विलय यानी कि घुलता नहीं है। ठीक, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में यह घुलता है। उसके बाद है यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, इसके रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में हवा के साथ संयोग करना आता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करना आता है। तो देखिए हवा के साथ संयोग करने वाला देख लिया जाए तो गंधक को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो नीली लौ के साथ जलकर दो तरह के ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वहीं पे अगर अधातुओं के साथ अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब उबलते हुए गंधक में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक है, कार्बन के साथ देखा जाए तो यदि लाल तप्त कोयला पर सल्फर गैस प्रवाहित की जाती है तो कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 बनता है। ठीक, अगला जो है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन के साथ जब
उबलते हुए गंधक पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है, सल्फर मोनोऑक्साइड। ठीक है, वहीं पे है अगला जो इसका रासायनिक गुण वह है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए सल्फर धातु से प्रतिक्रिया कर धात्विक सल्फाइड बनाता है। ठीक, इसमें यह पोटेशियम के साथ संयोग करता है। तो देखिए पोटेशियम को गंधक के साथ गर्म करने पर पोटेशियम सल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद लोहा के साथ संयोग की बात करें तो गंधक को यदि लोहा के साथ गर्म करने पर फेरस सल्फाइड बनता है। ठीक, तांबे के साथ की बात करें तो 400 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गंधक को तांबा के साथ गर्म करने पर पूरा क्यूप्रिक सल्फाइड बनता है। ठीक, अगला है हम लोग का एल्यूमिनियम के साथ। तो देखिए सल्फर और एल्यूमिनियम को गर्म करने पर क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों का जल के साथ अभिक्रिया। तो ये ठंडा जल से धीरे धीरे प्रतिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। वही जल वाष्प के साथ सल्फर अभिक्रिया कर हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर ऑक्सीकारक अम्लों से अभिक्रिया की बात करें तो यह तनुज अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक, फिर गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 से 3 भी बोला जाता है, इससे प्रतिक्रिया करने पर गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड और जल देता है। ठीक, इसके गुण की बात करें तो इसके रवे गहरे पीले रंग के होते हैं। ठीक, यह जल से अविलेय परंतु कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। ठीक है, इसका घनत्व जो होता है 1.96 होता है। इसका द्रवनांक की बात करें तो 119 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आणविक सूत्र जो होता है अष्टफलकीय गंधक की तरह ही S8 होता है। ठीक, यह सुई के आकार का होता है। यह जो होता है कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। ठीक, गर्म एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फर अभिक्रिया कर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है। उसके बाद रबर को वाल्कनीकरण करने में होता है। फिर औषधि के निर्माण में होता है। फिर बारूद बनाने में किया जाता है और पक्का रंग बनाने में किया जाता है। तो यहाँ तक जो है हम लोग का इस वीडियो में हम लोग अधातुओं का अध्ययन कर लिए। ठीक, तो अधातु से जो भी प्रश्न बनने वाला है उन सभी को हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने धातुओं का पूरा अध्ययन किया था, तो धातु और अधातु हम लोग अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने धातु और अधातु को अच्छे से पढ़ लिया। अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है देखिए धातु जो होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं एवं मध्य में रखे गए हैं। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो धातुओं को अयस्कों से प्राप्त करने की भिन्नता जो है विभिन्न विधियां हैं, जिसमें
सांद्रण है, भंजन है, निष्पादन, अवकरण एवं शोधन द्वारा शुद्ध धातुएं प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये धातुओं को अयस्कों से प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। उसके बाद सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है लोहा आवर्त सारणी के वर्ग 8A, ठीक है, 8A एवं चौथा आवर्त में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, चूना, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो है धातुओं के प्रमुख यौगिक है। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस जो है आवर्त सारणी के उपवर्ग यानी कि 5A एवं आवर्त थर्ड का सदस्य है। ठीक है, उसके बाद गंधक को आवर्त सारणी के उपवर्ग जिसे 6A एवं तीसरे आवर्त में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है गंधक प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो है गंधक, गंधक यानी कि सल्फर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गंधक यानी कि सल्फर पर ताप का कोई प्रभाव हमेशा पड़ा रहता है। ठीक है, गंधक पे जो है ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये धातु और अधातु चैप्टर हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक और छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है घोल एवं विलयन, उसको भी साथ में करते चलते हैं। तो अब बात करते हैं घोल या विलयन के बारे में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले विलयन क्या होता है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है। ठीक है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। ठीक, यहाँ पे अगर विलयन की विशेषता की बात करें तो विलयन की विशेषता में सबसे पहला विशेषता आता है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। ठीक है, दूसरा जो है किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक, अतः इन कणों को माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। तीसरा जो है वो है विलयन में विलय के कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि हम एक दूसरे से विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है वह है विलयन में उपस्थित विलय के कण छना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, और पांचवा जो होगा ये विलयन अस्थायी और पारदर्शक होता है। ठीक है, यहीं पे विलयन के कुछ उदाहरण देख लिया जाए तो जिसमें पहला उदाहरण क्या होगा, नमक का जल में विलयन। ठीक, वहीं पे हम लोग का दूसरा होगा चीनी का जल में विलयन। तो ये विलयन जो होता है कई प्रकार के विलयन होता है, जैसे कि आपके संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन होता है। तो आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त विलयन की बात करें तो किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, दूसरा जो है असंतृप्त विलयन। तो किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उस ताप पर घुलाई जा सकती है जिसे असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, अगला जो है अति संतृप्त विलयन। तो एक ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा
उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद आता है हम लोग का विलेयता। तो देखिए विलेयता जो होता है एक निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। ठीक, जैसे मान लिया कि T डिग्री सेल्सियस पर W ग्राम जल में किसी विलेय पदार्थ के अधिक से अधिक W ग्राम घुले हुए हैं। ठीक, उस ताप पर उस विलेय की जल में जो विलेयता होगी वो स्मॉल w गुने 100 बट्टा में बड़ा W। ठीक, अब यही बात करते हैं विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता जो होती है ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, अर्थात ये गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक विलेय है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइट्रेट इत्यादि। ठीक, यहाँ पे अगर दूसरा विलेयता की बात करें ताप का प्रभाव पे, तो यहाँ पे किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग विलयन की सांद्रण की बात करें तो किसी विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक, जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा कम घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगला जो टॉपिक है वो है सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। उसके बाद अगर मोलरता की बात करें तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, जैसे 1 मोलर या 1 m। एक मोलर विलयन का जो अर्थ है कि उस विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणु घुला हुआ है। अतः मोलरता बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बट्टा में विलयन का आयतन जो कि लीटर में होता है। यहीं पे मोललता की बात करें तो मोललता जो होता है किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। जैसे मान ले कि किसी विलायक के x ग्राम में विलेय के y ग्राम घुले हुए हैं, अर्थात इस विलायक में x ग्राम में विलेय के y/m ग्राम अणु घुले हुए हैं, जहाँ m बराबर क्या है विलेय का अनुभार है। ठीक, अतः 1000 ग्राम विलायक में विलेय के x गुने 1000 बट्टा में m गुने x ग्राम अणु घुले हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन क्या होता है। तो देखिए जब किसी पदार्थ के कण, फिर चाहे परमाणु की बात करें, अणु की बात करें या फिर आयन की बात करें, दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। ठीक, पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है।
अगर परिक्षेपण के फलस्वरूप की बात करें तो देखिए परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। सबसे पहला विसमांग पदार्थ जो कि निलंबन क्लोराइड, और दूसरा होता है समांग पदार्थ जो कि वास्तविक विलयन होता है। ठीक है, तो पता चला कि निलंबन क्लोराइड और वास्तविक विलयन कहाँ से आते हैं, तो ये विसमांग पदार्थ और समांग पदार्थों से उत्पन्न होता है। ठीक, अगर इसमें निलंबन क्लोराइड और वास्तविक विलयन में परिक्षेपित कणों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले निलंबन की बात करें तो देखिए यह जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांग मिश्रण होता है। ठीक, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ठीक, इसके कण छना पात्र के आर पार नहीं आ जा सकते। ठीक, उसके बाद है परिक्षेपित कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। फिर ये अस्थायी होते हैं, इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर देखें तो नदी का गंदला पानी, वायु में धुआं इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, निलंबन के रूप में आते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड जो होता है सबसे पहले यह दो पदार्थों का विसमांग मिश्रण होता है। ठीक, उसके बाद इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तीसरा जो है इसके कणों को अपनी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इन्हें अति सूक्ष्म की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके कण छना पात्र के आर पार आ जा सकता है। इसमें और जो है यह अस्थायी होता है। ठीक, अस्थिर छोड़ देने पर इसके कणों की परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि आपका दूध हो गया, गोंद हो गया, स्याही इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या होता है, क्लोराइड होता है। अगर वास्तविक विलयन की बात करें तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। ठीक, इसके कण जो होते हैं आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इसके कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसके कण जो होते हैं परिक्षेपण माध्यम के साथ इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि दोनों में विभेद करना कठिन हो जाता है। फिर इसके परिक्षेपित कण छना पात्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे अधिक अस्थायी और पारदर्शक होता है, जैसे कि चीनी का जल में बना विलयन और नमक का जल में बना विलयन इत्यादि। तो इसमें हम लोग निलंबन, क्लोराइड और वास्तविक विलयन क्या है सबको अच्छे से समझ लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक भी समाप्त होता है।